हेलो बच्चों, जैसा कि हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टार्ट किया था और ये भी मैंने बता दिया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्या पोस्टुलेट है, इसके क्या रूल्स हैं और उसके मैंने कुछ एग्जांपल भी मैंने सॉल्व किया था। अब कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि आपको सॉल्व करना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। कुछ एग्जाम्पल थे जिसको हमें डिस्कशन करना है। अगर मान लो इस कॉम्प्लेक्स को देखो, इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? टेट्राएमाइन कॉपर, और कॉपर पे चार्ज क्या हो गया? +2। और इसके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे इनके हाइब्रिडाइजेशन, इनका स्ट्रक्चर, इनके मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करना हो तो आप कैसे कर सकते हो? यहां पर सबसे पहले आपको मेंशन करना होगा कि इसका सेंट्रल मेटल आयन कौन होगा। इसमें सेंट्रल मेटल आयन की वैल्यू क्या होगी? यहां पर क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। अब चूंकि कॉपर पे चार्ज क्या हो गया? 2+ हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा जो एमाइन है वो न्यूट्रल लिगेंड की तरह बिहेव करता है। अच्छा, इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर आप देखे होंगे कि 4s1 3d10 का कॉन्फ़िगरेशन आता है, क्योंकि कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 29 होता है। तो अगर यहां पर मैंने 4s1 और 3d10 कर दिया, अब मुझे 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? पहले यहां से निकलेगा, ये 0 हो जाएगा और ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी, क्योंकि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। इस तरीके से हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन हो गया वो क्या बन गया? 39 बन गया। अब मैं पूछूं आपसे कि इसमें किस टाइप के लिगेंड है, तो आप बोलोगे सर लिगेंड तो यहाँ पर एमाइन है, और एमाइन हमारा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। मैंने आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में भी बताया था कि कौन सा हमारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा और कौन सा लिगेंड वीक होगा। ओके, इसके बाद अगर मैं कहूं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारा लिगेंड टोटल 4 ही है और 4 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा सेंट्रल मेटल आयन के साथ। अब मैं क्या करूं, इस इंफॉर्मेशन को अगर मैं अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग चलूं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कॉपर 2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो पहला इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? 3d में आ रहा है, फिर किस में आएगा? 4s में आएगा, फिर किस में आएगा? 4p में जाएगा, फिर 4d में भी जा सकता है। अब 3d में कितने ऑर्बिटल होंगे टोटल? टोटल हमारा ऑर्बिटल कितने होते हैं 3d में? 5 होते हैं। s में कितने होंगे? 1 होंगे। 4p में कितने होंगे? 3 होंगे। अब चूंकि यहां पर D9 सिस्टम है तो यहां पर मैंने क्या फिल किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन हमारा अनपेयर्ड के फॉर्म में होगा। अब चूंकि हमारा एमाइन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके आउटर ऑर्बिटल में चला जाता है। अब इससे क्या होगा, हमारे ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा और जगह हमारा वहां पे मिल जाएगा, ताकि लिगेंड इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सके। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे जंप करके चला गया। अब उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल क्या क्या हो गया? डी का एक ऑर्बिटल हो गया, एस का एक ऑर्बिटल हो गया, पी का 2 ऑर्बिटल हो गया। क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन हमारा लिगेंड प्रोवाइड करेगा एक एमाइन, दूसरा लोन पेयर एक लिगेंड एमाइन देगा, तीसरा भी लोन पेयर अपना एमाइन उस ऑर्बिटल को देगा, और चौथा एमाइन भी अपना इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करेगा। और जब ये हाइब्रिडाइजेशन में यूज होगा तो डी का एक ऑर्बिटल, एस का एक ऑर्बिटल, अब पी का 3 ऑर्बिटल यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, इनका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इनका स्ट्रक्चर हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। अच्छा, इसके मैग्नेटिक बिहेवियर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर इसकी म्यू की वैल्यू निकाला जाए तो 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू आएगी, मतलब ये पैरा मैग्नेटिज्म कैरेक्टर शो करेगा। अच्छा, अगर मान लो मुझे इस टाइप का कॉम्प्लेक्स मिल जाए, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट, उस कंडीशन में उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, क्या ये मैग्नेटिक बिहेवियर में डायमैग्नेटिक शो करेगा कि पैरामैग्नेटिक, हम लोग उसको देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेंट्रल मेटल आयन की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे सर सिंपल है, कोबाल्ट है, या फिर मैंने कोबाल्ट को राइट कर दिया।
ठीक है। अच्छा, कोबाल्ट में चार्ज क्या होगा? जाहिर सी बात है कि हमारे एक्वा न्यूट्रल लिगेंड है, तो जो इस पे चार्ज ओवरऑल होगा वही कोबाल्ट का भी चार्ज होगा। यहाँ पे मैंने कोबाल्ट का चार्ज 3+ को मेंशन कर दिया। अच्छा, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 27 होता है। तो उसका सिस्टम क्या हो गया? 4s2 3d7। क्या हो जाएगा? 4s2 3d7। अब चूंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा, तो ओवरऑल क्या बच जाएगा? 4s0 और 3d6 हो जाएगा। मतलब इस कोबाल्ट के बाद 6 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अब मैं अगर पूछूं कि इसमें किस टाइप का लिगेंड है, अब बोलोगे सर सिंपल है, ये हमारे एक्वा है, वाटर है। अब वाटर यहाँ पर किसकी तरह बिहेव करेगा? वीक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू क्या होगी? अब सिंपल से बोलोगे सर 6 है, क्योंकि हमारा 6 वाटर है और 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा कोबाल्ट के साथ। अगर इसी इंफॉर्मेशन को अगर हम अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग चलें तो हमें को लिखना होगा कोबाल्ट 3+। अब कोबाल्ट 3+ में कहाँ इलेक्ट्रॉन है? 3d में है। फिर किसका नंबर आता है? 4s आता है, फिर 4p आता है, फिर 4d आएगा। अब d सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चों? अब बोलोगे सर टोटल 5 होते हैं। s में कितने होंगे? 1 होंगे। p में कितने होंगे? 3 होंगे। d में कितने होंगे? तो 5 होंगे। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। अब चूंकि d में ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने इसको इस तरीके से मेंशन कर दिया है बच्चों। वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन बाकी हमारे वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। अब चूंकि हमारा वाटर वीक लिगेंड है, इसमें पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया था कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो हुंस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, जबकि जो वीक लिगेंड होते हैं वो हुंस रूल को फॉलो करते हैं। अब इस कंडीशन में हमारा जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो s बच रहा है, p बच रहा है और d बच रहा है। तो जैसे ही कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा तो लिगेंड इसके साथ जुड़ना चाहेगा। जैसे लिगेंड जुड़ेगा तो इनका जो स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाएगा। ये तो 5 ऑर्बिटल तो रहेगा ही, 1 ऑर्बिटल है, ये 3 ऑर्बिटल है। अब 4d का मैंने 5 ऑर्बिटल यहाँ पर बना दिया है। अब ध्यान देना, ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास इलेक्ट्रॉन थे। अब जो हमारा 6 वाटर है, 6 एक्वा लिगेंड है, वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो अपना लोन पेयर वाटर मॉलिक्यूल इसके ऑर्बिटल को प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे भी वाटर अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर भी वाटर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे भी वाटर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे भी वाटर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि हमारा वाटर मॉलिक्यूल क्या है? लिगेंड है। अब जब सोचो, जब वाटर लिगेंड, जो वाटर हमारा लिगेंड है वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, इसमें s का 1 ऑर्बिटल, p का 3 ऑर्बिटल और d का 2 ऑर्बिटल यूटिलाइज हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में। उस कंडीशन में अगर बोलूं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे सर sp3d2 होगा, क्योंकि यहाँ पर s 3p और 2d ऑर्बिटल के यूटिलाइजेशन हो रहा है। अच्छा, इसका ज्योमेट्री क्या होगी? आप बोलोगे सर ऑक्टाहेड्रल होगा। कौन सा ऑक्टाहेड्रल होगा? क्योंकि sp3d2 है तो आउटर है, ये हमारा बनेगा आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल। क्या होगा? आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसका म्यू की वैल्यू निकालोगे तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4.90 बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स में सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म किसमें है? इस कॉम्प्लेक्स में है, क्योंकि इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ओके, अगर मान लो इस तरीके से ये भी कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए कि कोबाल्ट का निकालिए, क्रोमियम का निकालिए, इनका हाइब्रिडाइजेशन, इनका स्ट्रक्चर, इनकी ज्योमेट्री, तो कैसे निकालोगे? तो जैसे मैंने आपको बताया है उसी तरीके से उसको फॉलो कीजिएगा। मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊं तो कोबाल्ट में जो हमारा ऑक्जिलेटो है वो ऑक्जिलेटो किस टाइप का लिगेंड है? यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेवियर शो करता है। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेवियर शो करता है। अब कोबाल्ट जाहिर सी बात है कि D7 सिस्टम है, क्योंकि कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है 27, 4s2
3d7। चूंकि इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, इस पे चार्ज +3 आ जाएगा, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4s0 और 3d6 हो जाएगा जब कोबाल्ट का चार्ज 3+ हो जाएगा। उस कंडीशन में अगर मुझे डायरेक्ट इनका हाइब्रिडाइजेशन और इनका स्ट्रक्चर बताना हो तो सिंपल से बात है कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 6 है, क्योंकि एक ऑक्सीडेटर जो होते हैं 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, तो 3 ऑक्सीडेटर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 6 हो जाएगी, या तो वो sp3d2 बनाएगा या तो d2 sp3 का हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करेगा। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो d2 sp3 का फॉर्मेशन होता है, अगर वीक लिगेंड होगा तो हमेशा sp3d2 का फॉर्मेशन करेगा। क्योंकि हमारा ऑक्सीडेटर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इनका हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, इनका हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस सारे के सारे पेयर्ड हो जाएंगे, तो d2 sp3 का फॉर्मेशन करेगा। अब चूंकि जब पेयरिंग होगा तो जो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर के फॉर्म में आ जाएंगे, इसलिए इनका मैग्नेटिक बिहेवियर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पेयर्ड हो गए। और जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे इनकी म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस तरीके से भी इनकी वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन कौन सा हो गया, आप बोलोगे सर क्रोमियम है, क्रोमियम का चार्ज यहाँ पर क्या हो गया 3 पॉजिटिव हो गए, क्योंकि हमारे एमाइन क्या होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। अच्छा, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। हमारा कौन सा लिगेंड है, आप बोलोगे सर एमाइन है, एमाइन क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। तब ऐसे ही अंदाजा लगा लेंगे कि इनका हाइब्रिडाइजेशन होना हो sp3d2 होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इनका हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, इनके हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू हो जाएगी sp3d2 हो जाएगा। इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। अच्छा, इसकी मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, क्या ये डाया होगा कि हमारा पैरामैग्नेटिज्म होगा। तो ध्यान देना, क्रोमियम 3+ चार्ज है, तो क्रोमियम का नॉर्मल चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d4 होगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4s0 3d3 हो जाएगा। उसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, और जब ऑड इलेक्ट्रॉन होगा तो पेयरिंग पॉसिबल नहीं होगा। इस तरीके से इसकी जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, पैरामैग्नेटिज्म हो जाएगा। और इसकी जो म्यू की वैल्यू होगी, इसकी म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.87 बोर मैग्नेटाम हो जाएगा, मतलब वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है। इस तरीके से आपके ढेर सारे अगर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता हो उसको आप बहुत इजी वे में इनका कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे उनका हाइब्रिडाइजेशन, उनका स्ट्रक्चर, इनकी मैग्नेटिक बिहेवियर बता सकते हैं। आसान है ना, मैंने बोला था कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कंसेप्ट ही आसान ही होता है। अच्छा बच्चों, अगर मैं सिंपल सा कॉम्प्लेक्स दे दूं, क्रोमियम के जितने भी आप कॉम्प्लेक्स देख रहे हो इसका सबसे सिंपल काम क्या है, इसका चार्ज क्या सब में क्रोमियम 3+ है। इस सारी कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल आयन क्रोमियम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू क्या है 3 पॉजिटिव है। और उस कंडीशन में जितने भी यहाँ पर लिगेंड है, जितने भी लिगेंड है उसकी वैल्यू क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। उस कंडीशन में उनका हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो d2 sp3 का फॉर्मेशन करेगा। और इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, आउटर होगा कि इनर होगा, आउटर होगा इनर होगा, बताओ। जब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गया तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो अंदर के ऑर्बिटल में चला जाएगा। ये हमेशा किसका फॉर्मेशन करेगा, इनर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा। इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल का फॉर्मेशन करता है। ये सारे कॉम्प्लेक्स जितने भी मैंने कॉम्प्लेक्स दिया है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, ये हमेशा याद रखना। अच्छा, ये भी ध्यान दो, इसकी मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, इसके मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक क्यों होगा, क्योंकि क्रोमियम 3+ पर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। और जहां अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे जाहिर सी बात है वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है। अब यहां पर बच्चों ध्यान देना है कि आखिर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इतना शानदार था, इतना बेहतर है, फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्यों आया। तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई एजम्पशन होगा, कोई ना कोई डिमेरिट होगी। उस डिमेरिट के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों फ्लॉप हो गया। तो पहला फ्लॉप होने का रीजन था इट डज नॉट गिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा। वह एक्चुअल में मैग्नेटिक डाटा को एक्चुअली ढंग से बता नहीं पाता है। आप बोलोगे सर अभी तो आपने बताया
कि पैरामैग्नेटिज्म है या डायमैग्नेटिज्म है, तो ध्यान दो यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड का कंसेप्ट कहां से आया, वो CFT से आया। यहाँ तो मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया कि हमारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, लेकिन ये कंसेप्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का नहीं है। इस तरीके से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैग्नेटिक डाटा को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। सेकंड क्या है कि डज नॉट एक्सप्लेन कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हमारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड कलर शो करते हैं। ये आपने पता है ना 7 कलर होते हैं विबजियोर, आपने 7 कलर का नाम सुना होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो आपने देखा होगा कि अगर ये रेड कलर एब्जॉर्ब करता है तो ग्रीन आपको एग्जिबिट करेगा, अगर ऑरेंज ऑब्जर्व करता है तो ब्लू करेक्ट शो करता है, येलो करता है तो वायलेट, इंडिगो कलर शो करता है, मतलब कंप्लीमेंट्री कलर शो करता है। ये कलर क्यों शो करता है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, जबकि CFT में उसी को डी ट्रांजिशन का नाम दिया है और डी ट्रांजिशन के बेसिस पे ही हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या करते हैं, कलर शो करते हैं, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। और नेक्स्ट हमारा डिमेरिट क्या है, लिमिटेशन क्या है, डज नॉट एक्सप्लेन टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर पिरामिडल या स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये नहीं बता पाता है कि अगर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 4 हो गई तो कब हमारा sp3 होगा और कब हमारा dsp2 का हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ये अलग बात है कि अगर हमारा वीक लिगेंड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करता है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो dsp2 का फॉर्मेशन करता है, लेकिन ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है बच्चों। लास्ट में डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इनके बीच का डिफरेंस नहीं बता पाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होते हैं बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग करते हैं और वीक लिगेंड बहुत ही कम स्प्लिटिंग करते हैं डी ऑर्बिटल के बीच में। ये सारा एक्सप्लेनेशन आपको CFT में मिलेगा, बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। इसी डिमेरिट के कारण वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को और मॉडिफाइड किया गया, एक नया थ्योरी बनाया गया जिसको क्या बोला गया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब ये CFT क्या है, CFT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जस्ट अपोजिट है। क्यों अपोजिट है, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कौन कहता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लेकिन CFT कहता है नहीं, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इनके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मेशन होता है, जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से जस्ट अपोजिट है। तो इनके कुछ पोस्टुलेट है। पहला पोस्टुलेट क्या है, एन आयनिक लिगेंड आर कंसीडर एज पॉइंट चार्ज। जितने भी हमारे लिगेंड्स होंगे वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करते हैं। अगर हमारा न्यूट्रल लिगेंड होगा तो वो डाइपोल का फॉर्मेशन करता है, टेनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मतलब सेंट्रल मेटल आयन लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये कौन कहता है, CFT अपने पोस्टुलेट में एक्सप्लेन करता है। सेकंड इसका पोस्टुलेट क्या है, देयर इज नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड व्हाइल ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इनके बीच में मेटल और लिगेंड के बीच में हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये कौन कहता है, ये हमारा CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहता है। इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। अच्छा, थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है, व्हेन लिगेंड अप्रोच टू मेटल देन एनर्जी रिलीज व्हिच डिस्ट्रॉय डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल। जैसे हमारे लिगेंड मेटल के नजदीक आएगा तो इसमें एनर्जी रिलीज होगा और उसी एनर्जी के डिफरेंस के कारण जो हमारा डीजनरेसी डी ऑर्बिटल है वो डीजनरेसी टूट जाता है और 2 ऑर्बिटल में वो कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर मैं डीजनरेसी की बात करूं तो डीजनरेसी डी ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे डी सबसेल के टोटल 5 ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी। लेकिन जैसे ही मेटल के साथ लिगेंड अटैच्ड होगा तो उसकी डीजनरेसी टूट जाती है, बिखर जाती है और डी ऑर्बिटल अलग अलग एनर्जी के फॉर्म में अलग अलग हो जाती है। अब आगे देखते हैं, आगे पोस्टुलेट क्या कहता है, स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल इनटू 2 सेट। डी ऑर्बिटल 2 सेट में टूट जाते हैं। पहले सेट को बोला जाता है T2G और तीसरे को बोला जाता है EG। ये T2G का मतलब क्या हुआ, T2G का मतलब हुआ ट्रिपलेट जनरेटेड ऑर्बिटल।
3 ऑर्बिटल अलग हो जाएगा और Eg का मतलब होता है डबलेट जनरेट ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल में अलग हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि d सब शेल में टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। दिस स्प्लिटिंग इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एंड दिस एनर्जी आर नोन एज CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको हम लोग डेल्टा O से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब यहां पे ध्यान देना बच्चों कि आखिर में स्प्लिटिंग क्यों हो जा रहा है, क्यों d ऑर्बिटल 2 सेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। एक का नाम रखा गया T2g, दूसरे का नाम रखा गया Ag। इसको हम इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा जो d ऑर्बिटल होते हैं, d सब शेल में टोटल 5 ऑर्बिटल होंगे। तो पहला क्या होगा, dxy, ये मान लिया मैंने x ले लिया, ये हमने y एक्सिस ले लिया। तो जो हमारे dxy होते हैं ना, वो एक्सिस के बीच में लोब का फॉर्मेशन करते हैं। लोब मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। अच्छा, dxz में क्या होगा, मान लो इसको मैंने x मान लिया, इसको हमने z मान लिया, और इसके बीच में अगर हमने ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर दिया, ये dxz होता है। dyz क्या होता है, ये मान लो y एक्सिस हो गया, ये हमारा z एक्सिस हो गया, इनके बीच में अगर एक्सिस का फॉर्मेशन, इन एक्सिस के बीच में ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता हो, इसको बोला जाता है dyz। अब ये ध्यान देना, इन तीनों ऑर्बिटल में जो एक्सिस के बीच में हमारे ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन हमारा ऑक्टाहेड्रल में जो लिगेंड का अप्रोच होता है वो एक्सिस के लॉन्ग होता है। तो यहां पे मैंने क्या राइट किया हुआ है, लिगेंड डज नॉट पॉइंट डायरेक्टली टू मेटल ऑर्बिटल। मतलब हमारे जो मेटल के ऑर्बिटल है वो लिगेंड डायरेक्टली अटैच नहीं कर पाता है, जिसके कारण रिपल्सन क्या होते हैं, कम होगा। और जब रिपल्सन कम होगा तो उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो डायरेक्ट उनकी एनर्जी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। लेकिन जब हम dx माइनस वाई स्क्वायर की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि मान लो ये x एक्सिस है, ये हमारे y एक्सिस है, तो इसी एक्सिस पे हमारा क्या होते हैं, ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, उसी को बोला जाता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और dz स्क्वायर में क्या होता था, जैसे मान लो z एक्सिस है, यहाँ पे मैंने ऑर्बिटल का फॉर्मेशन इस तरीके से कर दिया, उसको क्या बोला जाता है, dz स्क्वायर। इसमें क्या होता है कि जो हमारा लिगेंड होगा वो एक्सिस के लॉन्ग जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है लिगेंड पॉइंट डायरेक्टली टू मेटल ऑर्बिटल। हमारा लिगेंड जो होगा वो डायरेक्ट मेटल का ऑर्बिटल से क्या होगा, अटैच्ड होगा। तो जाहिर सी बात इसमें क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा। रिपल्सन ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगी, एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं T2g, और इसको क्या बोला जाता है, Ag ऑर्बिटल। इसको क्या बोलेंगे, T2g ऑर्बिटल, इसको क्या बोलते हैं, Ag ऑर्बिटल। Ag ऑर्बिटल में एनर्जी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी और T2g ऑर्बिटल में एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें रिपल्सन कम है, इसमें रिपल्सन क्या है, ज्यादा है। अब बोलोगे सर रिपल्सन क्यों कम ज्यादा हो रहा है, तो इसको समझने के लिए और मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहता हूं। जैसे मान लो ये हमारा डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल है, ये हमारा क्या है, डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल है। इनकी जो है एनर्जी है वो इक्वल है, लेकिन जैसे ही 6 लिगेंड इनसे अप्रोच करेगा तो जाहिर सी बात है कि इसके ऑलरेडी मेटल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं और लिगेंड भी इलेक्ट्रॉन देगा। तो मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। और रिपल्सन के बेसिस पे हमारे ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, जिसके वजह से डी ऑर्बिटल क्या कर जाता है, स्प्लिट कर जाता है। और जब स्प्लिटिंग करता है ना तो 2 भाग में कन्वर्ट हो जाता है। एक को बोला जाता है Eg और दूसरे को बोला जाता है T2g। ये हमारा क्या है, T2g ऑर्बिटल है, ये हमारा Ag ऑर्बिटल है। और इसका ये मैंने क्या ले लिया, एक्सिस ले लिया, ये हमारी एनर्जी का एक्सिस हो गया। अब ध्यान देना, ये हमारा बेरी सेंटर होता है। बेरी सेंटर क्या होता है, जिसकी एनर्जी क्या है, लगभग इक्वल है। ये हमारा बेरी सेंटर है। अब बेरी सेंटर के हिसाब से देखो Ag की वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि Ag में रिपल्सन ज्यादा है, इसकी एनर्जी की वैल्यू ज्यादा हो गई। और T2g में रिपल्सन कम होगा, उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन को फील किया तो हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, T2g में चला जाएगा। फिर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को फील किया, फिर T2g में चला जाएगा। फिर मैंने इलेक्ट्रॉन को फील किया, फिर T2g3 में चला जाएगा। जैसे मैंने चौथे इलेक्ट्रॉन को फील किया तो चौथा इलेक्ट्रॉन या तो पेयरिंग कर सकता है या तो ऊपर जा सकता है। ऊपर कब जाएगा, जब वीक लिगेंड हो। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो यहाँ पर क्या कर जाएगा, पेयरिंग कर जाएगा। तो वीक लिगेंड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पर दिखा दिया। अब ये ध्यान देना, इनके बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या राइट करते हैं, 3/2।
3/5 से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब चूंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है तो प्लस में होता है और उसको मैंने यहाँ पर डेल्टा ओ से डिनोट कर दिया। अच्छा, इनके बीच का डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, -2/5 डेल्टा ओ हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इनकी टोटल एनर्जी के डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनके टोटल एनर्जी के डिफरेंस को ही क्या बोला जाता है, CFSC बोला जाता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको हम लोग डेल्टा ओ से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। बहुत सारे बुक में ना DQ भी यूज किया जाता है, इसको हम इस तरीके से राइट करते हैं 10 DQ का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशियल क्वांटा। हम एनर्जी को डिफरेंशियल क्वांटा के टर्म में भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हमारा 2/5 डेल्टा ओ की वैल्यू किसके बीच का डिफरेंस हुआ, T2G और बेरी सेंटर के बीच में हुआ। अब +3/5 डेल्टा ओ की जो वैल्यू होती है वो AG और बेरी सेंटर के बीच की वैल्यू होती है। इनकी वैल्यू नेगेटिव होगी, इनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर मान लो आपके एग्जाम में पूछा जाए कि CFSC की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सिंपल सी बात है, -2/5 डेल्टा ओ इंटू n T2G में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे इनसे मल्टीप्लाई कर देना तो वैल्यू आ जाएगी। फिर प्लस 3/5 डेल्टा ओ इंटू NEG मतलब जितने हमारे EG में इलेक्ट्रॉन होंगे इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पेयरिंग एनर्जी से ऐड कर देते हैं। ये पेयरिंग एनर्जी क्या है, जब कोई इलेक्ट्रॉन पेयर्ड करता है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं, जो बहुत सारे क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी रहती है। तो इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये ध्यान देना, -2/5 डेल्टा ओ को हम लोग क्या लिखते हैं, -0.40 डेल्टा ओ लिखते हैं और इसकी वैल्यू को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, प्लस में 0.60 डेल्टा ओ लिख सकते हैं। अगर DQ को फॉर्म में लिखना हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, +6 DQ क्या हो जाएगी, -4.0 DQ हो जाएगी। DQ मतलब डिफरेंशियल क्वांटा। तो इस तरीके से भी हम किसी भी CFT के अकॉर्डिंग d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग को समझ सकते हैं। लास्ट में अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि हमको किस तरीके से पता चलेगा कि अगर लिगेंड हमारा बहुत स्ट्रांग है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि D4, D5, D6, D7 का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो लिगेंड के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो पेयरिंग होगा, अगर वीक लिगेंड होगा तो पेयरिंग की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। लेकिन अगर D1 सिस्टम है, D2 सिस्टम है, D3 सिस्टम है, D8 सिस्टम है, D9 होगा, D10 होगा, तो उस कॉन्फ़िगरेशन में हमारा लिगेंड वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो कोई मतलब नहीं है, इनकी CFSC की वैल्यू क्या होगी, सेम ही आएगी। बस डिफरेंट किस में आती है, पहले वाली वैल्यू में आएगी। अच्छा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड, जो लिगेंड के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता हो तो जाहिर सी बात है D8 तो नहीं करेगा, D8 तो नहीं करेगा क्योंकि D8 में स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो वीक लिगेंड हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। D3 भी है वो भी डिपेंड नहीं करता है, D2 भी डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड कौन करेगा, D5, क्योंकि D5 वाले जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड की वैल्यू पर डिपेंड करता है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के देखूं, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी डायपोल या मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 2.84 बोर मैग्नेट्रॉन होगा, इसका मतलब यहां पर हमारा अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। अब 2 किस में होगी, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो जाहिर सी बात है D4 सिस्टम है तो यहां पर क्या हो जाएगा, T2G 4 हो जाएगा और EG की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या यहाँ पे अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं T4 में, तो T2G 4 में आप ऐसे तो बनाते हो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अच्छा, D6 में देखते हैं तो D6 में क्या वीक लिगेंड है तो T2G 3 हो जाएगा और T2G 4 हो जाएगा और EG की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि वीक लिगेंड में इलेक्ट्रॉन EG में चले जाते हैं। उसके बाद तो 4 अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी ऑप्शन गलत है। D9 में देखें तो D9 में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, T2G और EG की वैल्यू क्या हो चुकी है, ये वीक लिगेंड है तो वीक लिगेंड में हमारा क्या हो जाएगा 3 4 5 6 7 8
यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उस कंडीशन में यहाँ पर केवल एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं D3 की बात करूं तो D3 में हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, T2G3 हो जाएगा और Eg की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से यहाँ पर केवल एक अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखेगा। यहाँ पर पॉसिबिलिटी D4 सिस्टम की ज्यादा है, इसलिए D4 का मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, 2.84 बोर मैग्नेट्रॉन होगा। लास्ट में अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इस चारों कॉम्प्लेक्स में किसका पैरा मैग्नेटिज्म की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, ये पैरा मैग्नेटिज्म किस पे डिपेंड करता है, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, पैरा मैग्नेटिज्म कैरेक्टर शो करेगा। अब ये ध्यान देना पड़ेगा कि इस आयरन की चार्ज की वैल्यू क्या होगी, इस आयरन की चार्ज की वैल्यू क्या होगी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे +2 चार्ज आएगा। अच्छा, इस क्रोमियम का चार्ज क्या होगा, 3+ होगा। कोबाल्ट का चार्ज क्या होगा, 3+ होगा। मैग्नीज का चार्ज क्या होगा, +2 होगा। तो हमें देखना है किसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो आयरन 2+ है, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3d6 बचे। अच्छा, क्रोमियम 3+ है तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3d3 बचे। कोबाल्ट 3+ है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3d6 बचे। मैग्नीज 2+ है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, डी ऑर्बिटल में 5 बचे। अब देखो D5 में अगर आप इलेक्ट्रॉन को फील करोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5th इलेक्ट्रॉन, इसमें n की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। मतलब टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 5 हो गई। लेकिन अगर D6 में देखोगे तो D6 में अगर फील करोगे तो हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो साफ साफ दिख रहा है कि सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस कॉम्प्लेक्स में है, टेट्राक्लोरिडो मैग्नेट में है। इसलिए सबसे ज्यादा पैरा मैग्नेटिज्म के कैरेक्टर कौन शो करेगा, 4th ऑप्शन शो करेगा। तो इस तरीके से आप किसी भी CFT के क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और CFT का कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, और इसके और भी एप्लीकेशन है, और भी सारी थ्योरी हैं जो आगे की वीडियो में आपको मिलता जाएगा। थैंक यू।